नीरज अपनी पत्नी निरुपमा को बहलाते हुए बोलता है कि तुम ही तो इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर की मालकिन बनोगी एक दिन। इस पर निरुपमा बोलती है, आप भी आज कान खोलकर सुन लीजिए, वक्त वक्त पर ही कोई चीज़ अच्छा लगता है, वक्त जब बीत जाएगा तो वह चीज़ होने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह एक ऐसी कहानी है जो घर 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 की कहानी है। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। निरुपमा का शादी का आज 5 साल हो गया है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। निरुपमा बहुत ही अच्छी लड़की सुलझी हुई थी, वो अपनी घर की बहुत ही अच्छी बच्ची थी। उसका शादी भी एक अच्छे घर में हो जाता है, जिसमें वो बड़ी बहू बनकर चली जाती है। घर में सास ससुर देवर ननद सब भरा पूरा परिवार रहता है। निरुपमा को बहुत खुशी होती है कि चलो इतने बड़े घर में हम आ गए हैं, सब मेरा कितना मान सम्मान करेंगे, मैं इकलौती बहू जो इस घर की हूँ। लेकिन निरुपमा यह भूल गई थी कि निरुपमा को ही सभी का लाड लड़ाना है, सभी को प्यार करना है और इज्जत देना है, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है। निरुपमा अपने मायके की सबसे छोटे परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पर उससे तिगुना बड़ा परिवार था, बहुत भरा पूरा था। उसे तो सब कहते थे कि तुम ससुराल में जाओगी तो दिन भर खटती रह जाओगी, इतने बड़े घर में तुम्हें ब्याह नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन वह सभी अपने दोस्तों से कहती थी, सहेलियों से कहती थी, तुम भी ना क्या मजाक करती हो, मैं उस घर की इकलौती बहू भी जो बनकर जा रही हूँ, बड़ी बहू हूँ, मुझे तो मान सम्मान मिलेगा ही। और मेरे पति भी तो कमाते हैं, उन्हीं के बिजनेस से तो घर बागडोर चलता है, तो मेरा मान सम्मान इज्जत तो होगा ही होगा। नीरज बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब करता था, जिससे उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी भली आती थी, लेकिन नीरज की उस घर में वैल्यू उतना नहीं, वह अपने आप को ही वैल्यू नहीं देना चाहता था। वह नीरज अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता था। जब निरुपमा की शादी हुई तो नीरज उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता था, प्यार तो करता था लेकिन इज्जत पत्नी का नहीं देता था। वह हरदम अपने माँ बाप भाई बहनों का ही पक्ष लेता था और हरदम निरुपमा को समझाते रहता था। निरुपमा बहुत ही अच्छी लड़की थी, हंसती खेलती, उसके मन में थोड़ा सा भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं था, सिर्फ प्रेम भाव था। लेकिन वक्त के साथ आज 5 सालों में निरुपमा बहुत ही बदल गई थी। वह अपने आप को खुद जब आईने में देखती है तो उसे महसूस होता है कि मैं तो ऐसी नहीं थी, लेकिन इन ससुराल वालों ने मुझे ऐसा बना दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार से इस ससुराल में बढ़ूंगी पनपूंगी। मुझे ईर्ष्या ही ईर्ष्या इस घर ससुराल वालों ने मुझे दिया है। मैं आज निरुपमा इस प्रकार से इतने ईर्ष्या से मेरा मन गलाने से भरा हुआ है। मैं जो हरदम चहचहाती थी आज हरदम उदास रहती हूँ, दूसरे को देखकर जलती हूँ। मुझे तो यह सब मेरे में तो था ही नहीं, यह सब मेरे ससुराल वालों की करनी की वजह से हुआ है। असल में दोस्तों, निरुपमा का जब शादी हुआ था तो पूरा ससुराल वाले उस पे ही सारे घर का बागडोर छोड़ दिए, खाना पीना झाड़ू पोछा खिलाना सब चीज़, यहाँ तक कि मार्केट बाजार का सारा सामान लाना, सब का सब। निरुपमा को थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता था घर के कामों में। वो दिन भर बेचारी मुस्कुराते हुए घर का काम करती थी। एक गिलास किसी को अगर पानी भी चाहिए हाथ में तो पति देवर ननद भी उसे नहीं छोड़ते थे, और सास ससुर भी हाथ में ही पानी खाना सब मांगते थे। यह उनको नहीं बुझाता था कि निरुपमा भी तो एक औरत है, एक लड़की है, उसमें भी तो जीव है, वह भी तो मनुष्य है। बस उन लोग को तो निरुपमा एक काम करने वाली मशीन रोबोट बन गई थी। निरुपमा दिन भर इधर से उधर काम करते रहती, खाना बनाती तो खाना बनाते बनाते भी खिलाती रहती थी, दौड़ते रहती थी, सारा दिन वह लगी रहती थी। और रात को जब आराम करती तो पति उसे ताने सुनाता कि तुम माँ को इस प्रकार से सेवा नहीं की तो माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी। वह दिन भर, लेकिन वह बेचारी नहीं थी, अपने पति से भी क्या कहती, उसके पास तो माँ बाप उसके बात करने के लिए फ़ोन भी नहीं था, और वह कैसे करती पता नहीं। वो अपने ससुराल
में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ससुराल ऐसा होता है। वह तो सोची थी कि ससुराल तो बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पर मुझे अच्छा महसूस होगा, मायके से भी अच्छा से मैं वहाँ रहूँगी। लेकिन जब निरुपमा ससुराल में आई तो इस प्रकार से देखकर वह दंग रह गई। उसे लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही थी। मेरी दोस्त ठीक ही सहेलियाँ कह रही थी कि ससुराल में तुम दिन भर रम जाओगी, तुम्हें कोई भाव इज्जत नहीं देगा, बल्कि तुमको नौकरानी की तरह सब ट्रीट करेंगे। और वैसा ही हुआ, नौकरानी से भी बदतर। नौकरानी तो तनख्वाह लेकर 2 से 3 घंटे काम करती है, लेकिन निरुपमा जो सुबह के 6 बजे से उठती है, रात के 10 बज जाते हैं उसे काम करने में, और जब 10 बजे अपने रूम में जाती है तो रूम का भी दशा देखकर वह बहुत ही रोने लगती है। वह तो रूम शाम को ठीक कर देती है, लेकिन जब रात को सोने आती है तो फिर से बेडशीट बिखरा हुआ, इधर से उधर कपड़े। उसके पति थोड़ा सा भी उसका हाव भाव नहीं पूछते हैं और ना ही उसके काम में हाथ बटाते हैं। पता नहीं किस प्रकार से नीरज ऐसा निकलेगा, वह निरुपमा कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन नीरज को यह भली भांति आता था। वो अपनी बात से निरुपमा का दिल जीत लेता था। निरुपमा फिर से चहचहाते हुए सुबह में उठती थी और फिर रात को इसी प्रकार से बेचारी थक हार कर सो जाती थी। इसी तरह से उसका वक्त बीत रहा था। बीतते बीतते आज 5 साल हो गए थे। आज निरुपमा को आज कुछ शांति मिलने वाला था, क्योंकि घर में देवरानी जो आने वाली थी, देवर की शादी होने वाली थी। रूबीना देवरानी का नाम था। वह अब घर में आ चुकी थी। आज उसकी पहली रसोई थी। लेकिन यह क्या, निरुपमा तो बेचारी अपने रूम में बैठी हुई है कि आज मेरी देवरानी के हाथों से मैं खाना खाऊंगी, वह बनाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सास बिमला का आवाज आता है, निरुपमा निरुपमा, घर में खाना नाश्ता नहीं बनेगा क्या? तुम भूल गई हो शादी ब्याह के मामला में, या फिर क्या? निरुपमा माथा पे हाथ रखते हुए और फिर सोची कि फिर से मुझे ही किचन में जाना पड़ेगा। हम तो सोचे कि आज रूबीना आ जाएगी। बेचारी पैर पटकते हुए, मन मसोड़ते हुए जाती है किचन में और फिर से सारा खाना बनाती है। बस देवरानी रूबीना आती है और सारे खाना को सब सिर्फ टच कर देती है, छू देती है, और उसी पर उसे मुंह दिखाई में किचन में नेक भी मिल जाता है। रूबीना बहुत ही खुद किस्मत वाली है। यही निरुपमा सोच रही थी कि मैं भी अगर देवरानी होती तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होता। मैं बड़ी बहू हूँ, इसलिए मुझे ही सब उठाना पड़ रहा है। अब तो मुझे लग नहीं रहा है कि रूबीना घर के कामों में हाथ भी मेरा ज़्यादा बटाएगी, क्योंकि पहली रसोई में ही सास उसे कुछ भी खाना बनाने को नहीं दी। बस थोड़ा सा कलछी चला दी और सब में टच कर दी कि मैं ही खाना बनाई हूँ, और उसे नेक मिल गया। उसे कोई कुछ नहीं कह रहा था। तब उसे अपनी पहली रसोई याद आती है कि किस प्रकार से सास उसे खाना बनाने के लिए दे दी थी और उसका कोई मदद भी करने नहीं आया था। जब पहली पहली वह बहुत सारे व्यंजन बना रही थी तो कुछ खराब भी हो गया था। उसमें वह ताना भी सुनी थी। वही याद कर करके वह आंसू बहाए जा रही थी और अपने आंसू को दबाए भी जा रही थी कि कोई देख न ले। आखिर वह कहती तो किससे कहती? नीरज से, जो उसका पति तो है लेकिन अभी भी माँ के आंचल में दबा हुआ है, भाई के प्यार में डूबा हुआ है। यही सब में वो किससे कहती? आखिर अपने माँ बाप से कहती। अगर माँ बाप से कहती तो वह हरदम अपने सास ससुर से या पति से लड़ने आ जाते। उसका तो ससुराल ससुराल ही नहीं रहता, और मायका में किस प्रकार से वह रहती? मायका में आखिर उसे कौन करके बैठाकर जिंदगी भर खिलाता? बेचारी निरुपमा उदास से होकर आंसुओं को दबाकर अपने काम में लग गई। इसी तरह से वक्त बीतते जा रहा था और रूबीना को बेटी की तरह उस घर में रखा जा रहा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आज निरुपमा के बेटा 4 साल के था। वह स्कूल जाता था। एक दिन तो हद ही हो गया, निरुपमा को उठने में लेट हो गया, जिसकी वजह से वह अपने बेटे रवि को फटाफट तैयार करके स्कूल भेज रही थी। इस पर रवि चिड़चिड़ा हो रहा था कि माँ मुझे यह नहीं खाना है, माँ मुझे नहीं नहाना है। उस पर बिमला बोलती है, तुम्हें तो कुछ अक्ल भी नहीं है कि बच्चे को किस तरह से तैयार करते हैं। एक तो लेट से उठती हो, या नहीं कि आगे उठकर बच्चे को तैयार पहले कर ले, उसके बाद उसका लंच बनाकर अस्थिरा से खिलाए। बस टाइम पे उठना है और स्कूल फटफट
भेजना है। तो इस पर निरुपमा फटाफट जवाब दे देती है, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि रूबीना जब से आई है अब निरुपमा का मुंह चलने लगा है, क्योंकि एक घर में दो तरह का व्यवहार किस प्रकार से किया जा रहा है उसके मन में संतुष्ट ही नहीं हो रहा था। वो अपने पति से इस बारे में बात भी की थी। इस पर नीरज इस प्रकार से समझा फुसलाकर उसे बहला फुसला दिया था, लेकिन निरुपमा के आज मुंह से पता नहीं कि उस सास से तो कभी जबान लगाई नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों बोली निकल गया। वह बोल दी, क्या हुआ मम्मी जी, आज लेट हो गया तो मुझे मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ रवि के लिए, तो आप उसे नहला धुला कर तैयार कर देती। बस इतना बोलना था कि बिमला का कहर फूट पड़ा निरुपमा पर। बेचारी वह सोचने लगी कि मैं किस मुंह से अपनी सास को बोल दी, हमें नहीं बोलना चाहिए था। हाँ भाई, यह सास है और यह मेरे बेटे को क्यों तैयार करेगी, स्कूल भेजेगी, यह तो अपने जमाने में भेज ही चुकी है स्कूल, इसलिए शायद मुझे इस प्रकार से इठला रही है। लेकिन यह क्या, वक्त के साथ देखते देखते जब रूबीना का बेटी हुई और स्कूल जाने लगी तो उसकी सास ही तैयार करती थी, और तो और लंच भी बना कर देती थी, तैयार भी करती थी, खिलाती भी थी। आज फिर रूबीना के आंखों से आंसू आ गया कि मेरी सास वही सास है, वही बिमला है, लेकिन फिर भी अपनी दो बहुओं के साथ दोनों का अलग अलग व्यवहार है। मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार की और मेरी देवरानी के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। अगर कोई सुनेगा तो विश्वास ही नहीं करेगा कि एक सास अपने दो बहुओं के साथ कैसे ऐसे व्यवहार कर सकती है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वह दिन भर यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तब उसे याद आया कि मेरा पति ही मेरे साथ नहीं देता है तो मेरी सास तो वैसे ही करेगी। जिसका पति साथ देता है उसके ही घर वाले ससुराल वाले खुश रहते ही इज्जत देते हैं, मेहरानी बनाकर रखते हैं, और जिसका पति उसका साथ नहीं देता है इसी प्रकार से नौकरानी। वो बेचारी किचन में काम कर रही थी और रो रही थी। इसी पर उसका पति नीरज आता है और बोलता है, क्यों तुम हरदम मुंह फुलाए रहती हो और आंखों में आंसू रहता है। तुम झूठ मूठ का दिखलाना चाहती हो कि घर का सारा काम हम ही करते हैं और झूठ मूठ के रो रो कर घर को बर्बाद करते रहती हो। तुम्हारा आंसू कोई देखने वाला नहीं है। निरुपमा जानती है कि मेरा आंसू कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन पति के इन बातों ने उसको और भी कसोट दिया। फिर क्या था, फिर नीरज समझ गया कि यह अभी ज़्यादा ही उदास है, इसलिए पहलाने फुसलाने के लिए वो झूठ मूठ का बोला कि क्यों तुम रो रही हो, इस घर की बड़ी बहू हो, तुम ही तो जाकर आगे मालकिन बनोगी। थोड़ा वक्त लगेगा, मम्मी का ऐसा बर्ताव है, क्या हुआ, बदल गया है जमाने के साथ, आदमी वक्त के साथ बदल जाता है, तुम इसमें चिंता करने की क्या बात है। अरे कुछ साल में तो तुम महारानी खुद ही बन जाओगी, इस घर की मालकिन बन जाओगी। इस पर निरुपमा चुप नहीं होती है और तुरंत बोलती है कि या तुम बोले कि कुछ सालों के बाद, अरे वक्त के साथ सब ठीक लगता है। जब वक्त मेरे पास था तो तुम्हारी माँ ने मुझे थोड़ा सा भी हेल्प नहीं की, मुझे बहू ही बनाकर रखी, बहू की नौकरानी बनाकर रख दी, और आज वही मेरी देवरानी के साथ बेटी से भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। एक घर में दो रकम व्यवहार हो रहा है, तुम्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा है और तुम कह रहे हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे वक्त के साथ ही अच्छा लगता है। जब चीज़ की ज़रूरत है तभी आदमी मेरा हेल्प नहीं करेगा, मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर मैं बाद में क्या करूँगी, बाद में मेरा भी तो बुढ़ापा आएगा। तुम कह रहे हो कुछ सालों के बाद मैं इस घर की मालकिन बन जाऊँगी, तुम ही सोचो, तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा तब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी, तो वह बहू जब आएगी तो वह बहू को मैं क्या नौकरानी बना दूंगी। अरे वो उस घर की मालकिन होगी, मैं नहीं। मेरा तो जिंदगी बस तुम्हारे सास तुम्हारे माता पिता से शुरू होता है, तुम्हारे पे खत्म हो जा रहा है। और जब बच्चे होंगे तो फिर बच्चों की बात माननी होगी, क्योंकि बच्चे भी तो सीख रहे हैं तुम्हें देखकर। निरुपमा इतना बहुत कुछ बोलते जा रही थी और नीरज सुनते जा रहा, तो वहां से खसक गया। अभी भी नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह तो बस अपने परिवार को लेकर चलना चाह रहा था कि मेरे वजह से परिवार टूटे ना, बिखरे ना। बेचारी निरुपमा किसी प्रकार से अपना आंसू पोंछती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है। अभी भी बिमला दो रकम ही करती है। ये इतना सब होने के बाद भी अगर रूबीना को कुछ भी जरूरत पड़ता है वह बिन बोले ही उसकी मदद कर देती है और कहती है कि तुम बैठो मैं कर देती हूँ। और जब निरुपमा काम करती है तो उसको और ज़्यादा दे देती है। पता नहीं क्यों बिमला इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, लेकिन निरुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार से मेरी सास
इस प्रकार से दो व्यवहार कर रही है, भगवान उनको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। निरुपमा अपने कामों में लगी रहती है और इसी तरह वक्त बीतता है। आज निरुपमा का बेटा बहुत अच्छा जॉब करने लगा था और बिमला बूढ़ी हो गई थी। रूबीना भी अपने घर के काम काज संभाल लेती थी। उतना तो नहीं आता था क्योंकि बिमला उसकी हर जब भी काम के जरूरत पड़ता था तो बिमला उसकी मदद कर देती थी, ये निरुपमा से करवा लेती थी। आज दो हिस्सों में घर बट गया था। आज सचमुच घर की मालकिन थी अपनी निरुपमा, लेकिन किसकी मालकिन? सिर्फ अपने बेटे पति की और अपनी बहू की। बहू लाने वाली थी निरुपमा और सास बिमला को हालत देखकर उसे अब हंसी आ रहा था क्योंकि रूबीना की तरफ तो बिमला रहती थी, क्योंकि निरुपमा से तो उसे पता ही नहीं था बिमला को कभी। रूबीना जब उसे खाने को मन करता था तो नहीं देती थी, जब खाना बचा खुचा रहता तो रूबीना लाको सास को बिमला को देती थी। और तो और रूबीना को खुद अपना घर का काम नहीं हो पाता था, इसलिए वह खाना भी 2 टाइम बनाती थी। बिमला से भी अब हड्डियों में ताकत नहीं था कि वह खुद से बनाकर खा ले, लेकिन वह निरुपमा की तरफ देखती रहती थी। लेकिन निरुपमा की तरफ देखने से अब बिमला को कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। जब भी निरुपमा की तरफ बिमला देखती थी निरुपमा को वही दिन याद आ जाता था जब सास का मेरा ज़रूरत था, हमको ज़रूरत था अपनी सास का, तो मेरा वह साथ नहीं दी थी, तो मैं आज क्यों दूंगी। इतनी नफरत उसके अंदर भर गया था, इतना कड़वाहट। आज निरुपमा बहू घर में ले आई थी, लेकिन अपनी बहू को फूल आज़ादी दी थी और उसके साथ मिलकर रहा करती थी। निरुपमा के भी 2 बेटे और एक बेटी या एक बेटी थी। दोनों बहुओं को अब समान प्यार करती थी, दोनों को इज्जत देती थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरी सास मेरे साथ 2 रकम का व्यवहार की, मैं भी अपने बहुओं के साथ करूँ। वह अच्छे से जिंदगी बीत रहा था। इस पर एक दिन जब बिमला निरुपमा को देख रही थी तो निरुपमा के आंखों से आंसू आ गया और बिमला भी वहीं पर बैठी बैठी देख रही थी। वह बिमला के पास जाती है और बोलती है कि आप जानती है मेरे साथ आपने क्या किया है? मैं कौन हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैं निरुपमा हूँ, वह निरुपमा जो हंसती खेलते रहती थी, हरदम चहचहाते रहती थी। किसी के मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं था, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे आपसे ईर्ष्या है, देवरानी से ईर्ष्या है, देवर से ईर्ष्या है, अपने पति से ईर्ष्या है। मैं नफरत करती हूँ ससुराल वालों से सिर्फ आपकी वजह से। आपने हरदम मेरे पति को रोका टोका, उन्हें समझाया नहीं, और तो और जब मेरा पति नहीं साथ दे रहा था तो आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे ही हरदम नीचा समझाया। जब रूबीना इस घर में आई तो आप उसका हेल्प करते गई, उसकी मदद करते गई, उसको बेटी की तरह रखा, उसके कपड़े फींचे, उसके बर्तन धोए, उसके मुंह में खाना खिलाया, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी अपना बच्चा की तरह स्कूल भेजा, प्यार किया। और जब मेरा बारी आया था तो आप तो मुझे ईर्ष्या से देख रही थी, सारा काम मुझे ही, और तो और ताना भी मारती थी कि ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। ताना तो कम से कम नहीं मारना चाहिए था आपको। आपने मेरे दिल में, मेरे मन में इतना नफरत भर दिया है कि यह नफरत तो शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इंसानियत अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए अगर रूबीना की तरफ से भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे तरफ आके खा लिया कीजिएगा, लेकिन मैं अपने मने तो आपको दूंगी नहीं, मेरी बहुओं से मांगकर खा लीजिएगा। मैं मुझसे तो उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज बिमला के आंखों में बहुत आंसू थे, वह रोए जा रही थी। वह सोच रही थी कि मैं सचमुच 2 व्यवहार की, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बड़ी बहू तो मुझे बोली भी नहीं, और बोलती थी तो मैं ही उसे सुना देती थी। आज उसके बिमला के शरीर में जान नहीं था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था कि ठीक ही तो कह रही है निरुपमा, मैं 2 व्यवहार कैसे कर बैठी, एक के साथ ऐसे, एक के साथ वैसे, एक को बहू से भी बदतर नौकरानी बना कर रखी और एक को बेटी से भी अच्छा व्यवहार की, उसे सब चीज़ में सपोर्ट की। इस प्रकार से बिमला के आंखों में भी आंसू थे, वह रो रही थी, लेकिन अब तो गलती कर चुकी थी और निरुपमा भी अब बदलने वाली नहीं थी। वो तो बहुत ही कठोर दिल की हो गई थी। सभी के मन में जो उससे प्यार भी करता था उसमें भी अब वो शक करने लगी थी कि कहीं वह प्यार भी कर रहा है तो कोई मतलब से नहीं। वह सभी के लिए दिल में ईर्ष्या ही भर के रखी हुई थी और उसके मन से भी यह ईर्ष्या जाने वाला नहीं था। और बिमला भी बेचारी अब बहुत ही पछता रही थी, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। बात सही है, वक्त के साथ ही सब चीज़ ठीक लगता है, जब वक्त ही निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो मत करिएगा। तो अगर यह कहानी सचमुच अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।